Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 5th of May 2022. तो गाइज आज है तारीख 5 मई 2022 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक मिल जाएगा। जैसे आप लोग उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है पुलिकट लेक को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2016 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन के बारे में काफ़ी सारे लोगों को मालूम होगा, बट यहाँ पे हो सकता है काफ़ी सारे लोगों को इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ना हो, तो इसके बारे में आप सर्च कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन के अंदर बोला गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ आईएनएस अस्त्रधारिणी दैट वाज इन द न्यूज़ रिसेंटली। नाउ ये जो आईएनएस अस्त्रधारिणी है इसके बारे में चर्चा की गई। ऑप्शन में आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए और बताना यह है कि चारों में से एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पे प्रॉपरली मैच होता है आईएनएस अस्त्रधारिणी से। तो आईएनएस अस्त्रधारिणी को लेकर 4 स्टेटमेंट क्या क्या हैं। ऑप्शन ए बोलता है क्या ये एक एम्फीबियस वॉरफेयर शिप है। ऑप्शन बी बोलता है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। ऑप्शन सी बोलता है टॉर्पीडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल है, या फिर ऑप्शन डी बोलता है न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी इसको चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज वहाँ पर भी अगर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन करूँगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल और एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से आप लोग इसको रिलेट कर पाओगे। यहाँ पे मेंशन किया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर एक सरप्राइज़ दे दिया है। वो सरप्राइज़ ये है कि अगर आप लोग देखो तो 2018 से अभी तक जो हमारा रेपो रेट है उसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं किया गया। वो रेपो रेट अभी तक 4% तक चलता हुआ आ रहा था। हमने काफ़ी बार रेगुलर बेसिस पर आर्टिकल डिस्कस किए हैं कि हाँ आज भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठी, लेकिन रेपो रेट यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं किया गया है। तो 2018 से रेपो रेट 4% तक का है। लेकिन कल यहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव ये हो गया कि इस रेपो रेट के अंदर थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर दिया है आरबीआई ने, लगभग यहाँ पर 40 बेसिस पॉइंट रेट से। इसका मतलब यह है कि 4% से ये अभी 4.4% हो चुका है। तो ये आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया। इस पिक्चर को आप लोग देख पाओगे। इस पिक्चर के अंदर मेंशन किया गया है भाई, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इन्होंने यहाँ पर ये स्टेटमेंट दिया और साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पर ये कर दिया है, जो हमारा रेपो रेट है 4% का उसको यहाँ पे बढ़ाकर 4.40% कर दिया गया है। ये 2018 से अभी तक नहीं चेंज हुआ था, लेकिन कल इसको चेंज कर दिया गया। वही चीज़ आपको डायरेक्टली यहाँ पर मेंशन देखने को मिलेगी जो कि मैंने अभी आप लोगों को बता दी है। साथ ही साथ यहाँ पे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं शक्तिकांता दास जी, इनका कहना यह है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने यहाँ पर ये सारी चीज़ों को रिव्यू किया है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स को देखते हुए ये स्टेप उठाया गया। यानी कि आप देख पाओगे आज के टाइम पर रशिया यूक्रेन के बीच में काफ़ी सारा वॉर आपको देखने को मिलेगा। उसके बेसिस पर भी हम लोगों ने चीज़ों को देखने के बाद में ये जो इंटरेस्ट रेट है इसको इंक्रीज़ किया है, ताकि जो आज के टाइम पर इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ रहा है उसको हम लोग थोड़ा सा कर्ब कर सकें, थोड़ा सा कंट्रोल कर सकें। वो यहाँ पर इनका एक फोकस रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर मेंशन की गई हैं। नाउ अब देखो, इस पूरे आर्टिकल का निचोड़ ना वो रेपो रेट है। अगर हम लोगों को रेपो रेट नहीं पता होगा तो इस आर्टिकल का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो रेपो रेट आखिरकार होता क्या है, चलो इसको थोड़ा सा समझते हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। रेपो रेट होता है एक टर्म और दूसरा होता है रिवर्स रेपो रेट। दोनों को यहाँ पर समझेंगे। देखो बहुत सिंपल सी बात है। एक तरफ यहाँ पे आपको सेंट्रल बैंक देखने को मिलेगा, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरी तरफ आपको कमर्शियल बैंक्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि हमारे एचडीएफसी, पीएनबी, ये सारे हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं।
अब होता क्या है कि मान लो कमर्शियल बैंक्स को पैसे की ज़रूरत पड़ी है, अब कमर्शियल बैंक को पैसा चाहिए, अब वो जो पैसा है वो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ले रहा है, तो आरबीआई क्या करेगा, पैसा दे देगा, ठीक है, किसको, कमर्शियल बैंक को। अब जब कमर्शियल बैंक ये पैसा वापस करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, तो क्या उतना ही पैसा वापस करेंगे, नहीं ना, कुछ इंटरेस्ट रेट भी देंगे, है ना, कुछ ब्याज दिया जाएगा, और वो जो रेट दिया जाएगा उसी रेट को हम लोग बोलते हैं रेपो रेट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो रेपो रेट पहले 4% का था, अब यहाँ पर इस रेपो रेट को बढ़ा दिया गया है। अब आते हैं रिवर्स रेपो रेट की तरफ। ये तो आपने रेपो रेट समझ लिया, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ चुका है। रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा, इसी चीज़ को उल्टा कर दो। यहाँ पे क्या होता है कि मान लो कमर्शियल बैंक्स के पास में बहुत सारा पैसा है, अब कमर्शियल बैंक ने यहाँ पर वो पैसा पहुँचा दिया आरबीआई के पास में, लो आप यहाँ पे पैसा ले लो। अब आरबीआई जब वो पैसा लौटाएगा कमर्शियल बैंक्स को, तो वो एक रेट के साथ लौटाएगा, एक इंटरेस्ट के साथ लौटाएगा, तो उस रेट को हम लोग बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। आई होप आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ चुका है कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। क्लियर हुआ? तो अभी हम लोग पर्टिकुलरली इस आर्टिकल के अंदर सिर्फ और सिर्फ रेपो रेट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि रेपो रेट के अंदर ही यहाँ पर ये चेंजेस किए गए हैं। नाउ अब यहाँ पर इन रेट को देखने के लिए हमने पूरी कमेटी बना रखी है, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। एमपीसी के बारे में ध्यान रखना, कुछ यहाँ पे आपको मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ या कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ जो कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट यूपीएससी ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को लेकर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। वो क्वेश्चन मैं लाना भूल गया हूँ, लेकिन आपको मैं टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा, आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में बात करें तो इसके बारे में ये चर्चा कहाँ से हुई है, कैसे यहाँ पर ये कमेटी बनी है। तो जो आरबीआई एक्ट 1934 है, इसको अमेंड किया गया 2016 में, तो इसी के अंदर जो सेक्शन 45Z भी है उसके बेसिस पर हम लोग इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को लेकर आए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को इस एक्ट के थ्रू बनाया, और ये जो कमेटी है इसके अंदर आपको 6 मेंबर देखने को मिलते हैं। 6 लोग यहाँ पर मिलकर डिसाइड करते हैं इन सारे इंटरेस्ट रेट को, प्लस जो आपकी जो महंगाई वगैरह होती है उन सब महंगाई को, इन्फ्लेशन रेट्स वगैरह को भी यहाँ पर इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के थ्रू ही देखा जाता है। अब इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मेजर ऑब्जेक्टिव जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जितने भी पॉलिसी रेट्स वगैरह हैं उनको देखने का काम यहाँ पर, उनको डिसाइड करने का काम यहाँ पर हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का है। और जो भी डिसीजन होगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, वो सब यहाँ पे बाकी सारे बैंक्स को मानना होगा। प्लस इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर कौन कौन से 6 मेंबर्स होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया 6 मेंबर की कमेटी होती है, तो 6 मेंबर में एक होते हैं हमारे आरबीआई गवर्नर, ठीक है, इसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं। फिर उसके बाद डिप्टी गवर्नर यहाँ पर इंचार्ज होते हैं इस मॉनेटरी पॉलिसी के। फिर यहाँ पर ऑफिसर होता है बैंक का। उसके बाद 3 और लोग होते हैं जिनको हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंटमेंट मिलता है, वो 3 लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, उसके बेसिस पर यहाँ पर ये पूरी कमेटी तैयार की जाती है। और ऑब्वियसली बात है, ये जो 6 लोग बैठे हुए हैं इनको यहाँ पर काफ़ी सारी नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए इकोनॉमिक्स की फील्ड में, फिनेंस की फील्ड में, मॉनेटरी पॉलिसी की फील्ड में। ये तो ऑब्वियसली बात है ना, अगर नॉलेज नहीं होगी तो ऑब्वियसली बात है कैसे यहाँ पर अपॉइंटमेंट वगैरह हो जाएगा। क्लियर हुआ? बाकी मैंने आपको ये डिसाइड करके मतलब बता दिया ये सारी चीज़ें कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ये डिसाइड करती है इन सारे रेट्स को, और साथ ही साथ यहाँ पर जो ये एमपीसी है ये इन्फ्लेशन रेट को भी डिसाइड करती है। आपको पता होगा इन्फ्लेशन रेट आज के टाइम पर लगभग 4+-2 का हमारा देखने को मिलता है। 4+-2 का मतलब यह है कि जो महंगाई है वो कम से कम यहाँ पर 2% और ज़्यादा से ज़्यादा 6% हो, इससे ज़्यादा ना हो, इससे कम ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो इन सब चीज़ों को डिसाइड करने के लिए एमपीसी को बनाया हुआ है। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नाउ इसी आर्टिकल के नीचे एक और आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, खासकर जीएस पेपर 2 पॉलिटी से आप लोग इसको रिलेट कर पाओगे। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको नहीं दबाया तो फटाफट दबा देना, और वीडियो को लाइक करके आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हो। यहाँ पे मेंशन किया गया, सुप्रीम कोर्ट बेसिकली एक सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस को यहाँ पर देखेगा। इसका मतलब क्या समझते हैं? देखो, एक केस है मीडिया वन बैन केस। अब ये मीडिया वन बैन केस को समझेंगे। इसमें हुआ क्या है, केरला का एक न्यूज़ चैनल है जिसका नाम है मीडिया वन। इस न्यूज़ चैनल को बैन कर दिया गया था हमारी यूनियन गवर्नमेंट के थ्रू, हमारी केंद्र सरकार के थ्रू। अब ये केस यहाँ पे पहुँच चुका है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। अब कोर्ट ने यहाँ पर जब इस केस को देखा, इनफैक्ट इसकी सुनवाई अभी 15 मार्च को हुई है, ठीक है। तो जब ये 15 मार्च को सुनवाई हो रही थी तो उस समय पर जो हमारी केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के सामने एक प्रस्ताव रखा, वो ये रखा कि हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, हम आपको कुछ इंटरनल फाइल्स देना चाहते हैं इस पूरे केस के रिगार्डिंग, लेकिन वो जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट होंगे वो हम लोग सील्ड कवर में देंगे।
यानी कुछ सबूत एविडेंस जो भी देना होगा वो हम एक सील्ड कवर में देंगे, बेसिकली यहाँ पर एक एनवेलप के अंदर देंगे जिसके बारे में किसी को नहीं पता चलेगा। ठीक है, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज जो कि इस केस को देख रहे हैं उनको पता चलेगा और जो यहाँ पर दे रहा है सिर्फ उसको पता चलेगा। ठीक है, तो इसके अलावा ना पब्लिक के सामने आएगा, इनफैक्ट यहाँ पे जो एक्यूज पर्सन है उसके पास भी यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है इस सील्ड कवर के अंदर। तो सील्ड कवर का ही मकसद है हमें यहाँ पे समझना कि सील्ड कवर है क्या। तो सील्ड कवर के अंदर क्या होता है, जब भी कोई केस चल रहा है तो एक एनवेलप के अंदर में सारी इन्फॉर्मेशन ले जाकर दे दी जाती है और वो इन्फॉर्मेशन किसी के सामने भी डिस्क्लोज़ नहीं की जाती है। क्लियर हुआ। अब इसी चीज़ को देखते हुए जो हमारे एक तरीके से जस्टिस DY चंद्रचूड़ है, इन्होंने यहाँ पर बोला कि भाई ऐसा क्यों करना चाहते हो, मतलब गवर्नमेंट क्यों यहाँ पर अपनी फाइल को डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती है, पहले ये बताओ। प्लस यहाँ पे इन्होंने ये भी बोला कि देखो हर केस में यहाँ पर सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस नहीं लगता है। अगर हम लोग बात करें तो बहुत कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कोई चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ हो गया तो वहाँ पर ये सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस का यूज़ हो जाएगा, बट यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे केसेस के लिए हम लोग इस चीज़ का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है। बट इस पूरे आर्टिकल का ओवरऑल मुद्दा क्या है, ओवरऑल मुद्दा यह है कि आप लोग सीख सको सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस क्या है, क्योंकि इसको लेकर क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये अभी रिसेंटली भी काफ़ी चर्चा में था। तो इसके बारे में आपको कुछ डेटा देता हूँ जो कि इम्पॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर ये एक प्रैक्टिस है, यानी कि सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस एक तरीका, एक प्रैक्टिस है जो कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट यूज़ करता है। प्लस काफ़ी बार हम लोग देख पाते हैं लोअर कोर्ट्स के थ्रू भी इस वाले प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे ये जो कोर्ट्स हैं वो कुछ इन्फॉर्मेशन को सरकार से लेते हैं, लेकिन वो जो इन्फॉर्मेशन इनके पास में आती है, कुछ सबूत यहाँ पे, यानी जो केस चल रहा है उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एविडेंस, यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी हो गया, उन सब इन्फॉर्मेशन को एक एनवेलप के अंदर लिया जाएगा और एनवेलप के अंदर यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे जजेस के पास में आ जाएगी। ये सारी जो फाइल्स हैं वो सब जजेस के पास में आ जाएंगी। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे जो वो फाइल वगैरह जज के हाथ में आएगी वो सील्ड कवर के अंदर होगी, यानी कि वो किसी को दूसरे को नहीं पता चलेगा, बस खाली जो दे रहा है उसको पता है और जो ले रहा है उसको पता है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलेगी, ये जो लॉ है ये कहीं पर भी डिफाइन नहीं है, आपने कहीं पे सुना नहीं होगा कि हाँ भाई इसके अंदर या फिर कहीं पर ये मेंशन्ड है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि भाई यहाँ पर ये सील्ड कवर को यूज़ करने की जो पावर है वो हमारे पास आती है इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 के सेक्शन 123 से। तो यहाँ पर ये चीज़ें मार्क करने वाली है, इसको ध्यान रखना। अब इसको लेकर ना, यानी इस सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस को लेकर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी होता है, मतलब इसकी आलोचना होती है। अब आलोचना ये होती है कि भाई आज के टाइम पर आप देख पाओगे जो प्रैक्टिस है सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, किसी को कुछ पता चल ही नहीं रहा है ना, और बिना ट्रांसपेरेंसी के यहाँ पर पूरा केस देखा जा रहा है, ये यहाँ पर बोला गया। फिर उसके बाद यहाँ पर ये बोला गया, यहाँ पर हो सकता है कि ये जो मुद्दा है इसमें कोर्ट ज़बरदस्ती अपने तरीके से कोई भी डिसीजन ले ले। ठीक है, अब इन्फॉर्मेशन जो है पब्लिक के पास आ नहीं रही है, तो पब्लिक यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर डिसाइड कर नहीं पा रही है। पब्लिक भी यहाँ पर देख पाएगी यहाँ केस कैसा है, ठीक है, क्या यहाँ पर डिसीजन निकल कर आया है, क्या यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है, तो किसी के सामने ये डिस्क्लोज हो नहीं पाएगी। तो ये बताया गया भाई ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगी, और इसी की वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो ये एक फेयर केस नहीं माना जाता है। मतलब इस तरीके से क्रिटिसिज्म की जाती है इस चीज़ की, यहाँ पर इसकी आलोचना की जाती है भाई यहाँ पर ये सिस्टम बिल्कुल भी सही नहीं है, इसको रोक देना चाहिए सिस्टम को। क्लियर हुआ। अब इस पूरे सिस्टम को लेकर हमारी जुडिशरी ने किस प्रकार से रिस्पॉन्ड किया है, चलो मैं आपको ये बता देता हूँ। 2019 का जजमेंट था, पी गोपालाकृष्णा वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का यहाँ पर केस हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोल दिया भाई जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसका जो डिस्क्लोजर है वो इम्पॉर्टेंट है, वो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा ना हो कि आप लोग कुछ इन्फॉर्मेशन उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर डिस्क्लोज करनी होगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बोल चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी सारे केसेस देखने को मिले हैं जहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की जाती है। इनफैक्ट यहाँ पे सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस वाले कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हुए हैं हमारे कंट्री के अंदर। आपने देखा होगा या फिर याद होगा राफेल डील के बारे में। तो जो राफेल डील का जो पूरा का पूरा मुद्दा था और इसकी जो पूरी की पूरी केस कोर्ट के अंदर चला था, वहाँ पर ये सील्ड कवर का इस्तेमाल किया गया था। जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर एक एनवेलप के अंदर हमारे जजेस के पास गई थी। उसके बाद यहाँ पे भीमा कोरेगांव केस हो गया, तो भीमा कोरेगांव केस के अंदर भी यहाँ पर क्या हुआ था, सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस का इस्तेमाल किया गया था। जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर एनवेलप के थ्रू ली गई थी। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं, एक रेफरेंस के थ्रू या फिर एक एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग यहाँ पर ध्यान रख सकते हो। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अब इस आर्टिकल के बराबर में यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिख रहा होगा। इस पिक्चर के अंदर आपको यहाँ पर ऊपर गोल 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 लाइट्स सी नज़र आ रही होंगी।
तो इस आर्टिकल मेंशन ये किया गया है, ये फायर फ्लाइज़ है, ठीक है। ये फायर फ्लाइज नज़र आ रही है कहाँ पर, अनामलाई टाइगर रिजर्व की। तो अनामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु के अंदर है, वहीं से ये पिक्चर लिया गया है। ये आपको ऊपर फायर फ्लाइज नज़र आ रही हैं, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर में, ठीक है। देन अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है, आप लोग अनामलाई टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ सकते हो, आखिरकार न्यूज़ में है, चर्चा में है, पिक्चर यहाँ पर दिख ही रहा है आपको। तो इस टाइगर रिजर्व के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा हर साल इन नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन बनी जाता है। अनामलाई टाइगर रिजर्व की बात करें तो यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर जो टाइगर रिजर्व हैं उनमें से, उन 4 टाइगर रिजर्व में से यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टाइगर रिजर्व अनामलाई वाला है। प्लस यहाँ पर इसके बारे में अगर हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट डेटा देखें तो इस अनामलाई टाइगर रिजर्व के पास में आपको और भी बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व इसके ईस्टर्न साइड में है, फिर चिन्नर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया और उसके यहाँ पर दूसरे साइड में है। तो मतलब अनामलाई टाइगर रिजर्व के आसपास भी आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व देखने को मिल जाते हैं। प्लस यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये जो रिज़र्व है, इस रिज़र्व के आसपास आप देख पाओगे बहुत सारे ट्राइब्स वगैरह भी आपको देखने को मिल जाते हैं। ये जो एरिया है, इस एरिया के अंदर लगभग 4600 आदिवासी पीपल आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि 6 ट्राइब्स से बिलोंग करते हैं। 6 ट्राइब्स से बिलोंग करते हैं। वो 6 ट्राइब्स कौन कौन सी हैं, उनके नाम यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, कदर, मालसर, मलाई मालासर, पुलायर। तो ये अलग अलग ट्राइब्स के नाम आपको देखने को मिल जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि देखो ये जो टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है फ्लोरा फोना देखने को मिलेगा, काफ़ी सारे पेड़ पौधे और प्लस जानवर भी आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है, उसके बाद ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। और जानवरों की बात करें तो यहाँ पे एशियाटिक एलिफेंट, सांबर, स्पॉटेड डियर, बार्किंग डियर, माउस डियर, ये सारे जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। प्लस तमिलनाडु के अंदर इस अनामलाई टाइगर रिजर्व के अलावा और भी बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरियाज़ है जिसके बारे में ध्यान रख सकते हो, जैसे मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, यह भी तमिलनाडु में, कलक्कड़ तमिलनाडु में, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, मुकुर्ती नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नर मैरीन नेशनल पार्क, गोविंदिया नेशनल पार्क। तो ये सब आपको तमिलनाडु के अंदर एज अ प्रोटेक्टेड एरिया देखने को मिल जाता है। तो ये था हमारा आज का ये वाला आर्टिकल। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। आज का डिस्कशन ज़बरदस्त है, बहुत सारे और भी ज़बरदस्त आर्टिकल्स आगे कवर किए गए हैं। नाउ आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे क्या हुआ कि आपको पता होगा जो फूड सिस्टम है, यानी कि जो भी हम लोग खाने पीने का सामान परचेज कर रहे हैं, पैकेट के अंदर सामान आ रहा है, वो अब यहाँ पर रिसेंटली क्या हुआ था, उन पैकेट के ऊपर स्टार रेटिंग सिस्टम को चलाने के बारे में चर्चा की गई थी। यानी कि मान लो आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने गए तो उसके ऊपर 5 स्टार में से कुछ स्टार दे दी जाएंगे। तो मतलब उन स्टार को देखकर आप डिसाइड कर सको कि वो प्रोडक्ट आपके लिए हेल्दी है या नहीं है। अगर 5 में से 5 स्टार है तो प्रोडक्ट वो हेल्दी है, और 5 में से कम स्टार है, 1 स्टार है, 2 स्टार हैं, तो यानी प्रोडक्ट हेल्दी नहीं है, उसमें शुगर, सॉल्ट वगैरह बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार का स्टार रेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करने के बारे में डिसीजन लिया गया था। लेकिन बोला ये जा रहा है ये जो स्टार रेटिंग वाला सिस्टम है ये काफ़ी ज़्यादा मिसलीड करेगा, प्लस यहाँ पर मतलब कोई इसका कोई यहाँ पे बेनिफिट नज़र नहीं आने वाला, ऐसा यहाँ पे काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स का कहना है। ठीक है, तो FSSAI ने यहाँ पर स्टार्ट किया। अब बहुत सारे लोगों का कहना है इसका कोई बेनिफिट नज़र नहीं आएगा। इनफैक्ट जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बोलते हैं कि आपको स्टार रेटिंग सिस्टम की जगह एक दूसरा सिस्टम चलाना चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं वार्निंग लेबलिंग सिस्टम। वार्निंग लेबल सिस्टम के अंदर यहाँ पे डायरेक्टली आपको प्रोडक्ट के ऊपर एक वार्निंग देखने को मिलेगी, और ऐसा नहीं है कि वार्निंग लेबल सिस्टम कहीं पर चल नहीं रहा है। वार्निंग लेबल सिस्टम आपको चिली के अंदर देखने को मिलेगा, इजराइल के अंदर देखने को मिलेगा। जो भी आप सामान वहाँ पे परचेज़ करोगे तो उस पर वार्निंग के लिए लेबल लगा रखा है कि मतलब जिसके अंदर सॉल्ट, शुगर, फैट वगैरह होगा उसके लिए यहाँ पर एक अलग से मतलब वार्निंग दे रखी है। रेड मतलब आप कह सकते हो रेड सिग्नल दे रखा है, या कुछ इस प्रकार से चीज़ें दे रखी हैं जिससे आप लोग डिसाइड कर सको हाँ भाई यहाँ पर इसमें ये चीज़ें ज़्यादा हैं और मैं अपने हेल्थ के हिसाब से ये सामान उठाऊँगा। क्योंकि आज के टाइम पर हेल्थ को लेकर ये फोकस दिया गया है कि लोग अपने हेल्थ के हिसाब से यहाँ पर प्रोडक्ट को परचेज़ करें, अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान रखें। क्लियर हुआ? तो ये यहाँ पर सिस्टम चलाया गया था, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग, है ना। पैकेट के ऊपर जो लेबलिंग लगाई जाती है उसके बारे में यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। चलो मैं अब आपको एक एक करके डिटेल से बताता हूँ फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग क्या होता है, स्टार रेटिंग सिस्टम क्या है, एक एक करके पिक्चर्स के थ्रू हम लोग समझते हुए चलेंगे। ना तो टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ से। फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग को लेकर काफ़ी सारे आर्टिकल्स ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं। देखो हुआ क्या था, 15 फरवरी 2022 की बात है। जो FSSAI है, ठीक है, FSSAI तो मतलब कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया,
इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग भैया हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करेंगे और इसी को हम लोग यूज़ करेंगे, जिसके अगेंस्ट में आर्टिकल अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो लिखा हुआ है। तो FSSAI क्या है, इसके बारे में ध्यान रखना। इसकी फुल फॉर्म मैंने आप लोगों को बताया। एक ऑटोनोमस स्टैचुरी बॉडी आपको ये देखने को मिल जाएगा, जिसको एस्टेब्लिश किया गया था FSSAI एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको दिखा रखा है इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली वगैरह के अंदर मेंशन्ड है। ये सब विकिपीडिया का आर्टिकल है। अच्छा, इसके ऊपर इतना जोर मैंने क्यों दिया, क्योंकि यूपीएससी ने 2018 में FSSAI को लेकर एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या था कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 ने रिप्लेस किया है प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1954। पहला स्टेटमेंट तो यह है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर बोलता है कि जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस के अंदर में आता है। ये दो स्टेटमेंट दिए गए और बताया गया भाई बताओ कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो इसमें यहाँ पर आप लोग देख पाओगे जो पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी एक्ट जब ये आया था तो इसने वाकई में बहुत सारे एक्ट्स को रिप्लेस किया था। तो आप लोग यहाँ पर देख पाओगे मेंशन किया गया, तो इसमें बहुत सारे एक्ट रिप्लेस करे गए थे और इसी प्रकार से जो फूड एडल्ट्रेशन एक्ट है इसको भी यहाँ पर रिप्लेस कर दिया था। अब ये जो FSSAI है इसको हेड किया जाता है नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन के थ्रू, ये आप लोग देख पाओगे। और यहाँ पे कोई भी ऐसा डायरेक्टर जनरल नहीं देखने को मिलेगा, तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। तो ये एक क्वेश्चन आया था, इस चीज़ को लेकर आप लोग ध्यान रख सकते हो। बाकी हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम क्या है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि भाई इसी का क्रिटिसिज्म काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम में आप लोग यहाँ पर इस प्रकार से समझ पाओगे। मान लो आप लोग यहाँ पर कुछ खरीदने गए हो, ये केलॉग्स के काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं, तो इसके अंदर इस प्रकार से ये रेटिंग सिस्टम दिया गया है। 5 में से यहाँ पे 2 स्टार हैं, 5 में से यहाँ पर 4.5 स्टार हैं, इधर 5 में से 5 स्टार दिए गए। तो आप लोग कौन सा चूज़ करोगे अगर आप लोग हेल्थ पर्सपेक्टिव से देख रहे हो? ठीक है, यहाँ पे अगर चॉकलेट चाहिए या फिर ये चीज़ें चाहिए, उसका अगर फ्लेवर्ड के बेसिस पर चीज़ें देख रहे हो तो आप लोग डेफिनेटली उठाने वाले हो। लेकिन अगर हेल्थ के बेसिस पर देखोगे तो यहाँ पर 5 में से 5 स्टार ये दिए गए हैं, इस वजह से ये वाला प्रोडक्ट उठाओगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना यह है कि यार ये सिस्टम भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, इन स्टार रेटिंग सिस्टम को हम लोग प्रोडक्ट के पॉजिटिविटी को देखकर ही दे रहे हैं। यानी कि प्रोडक्ट के अंदर अगर फाइबर है, ठीक है, प्रोटीन है, और हालांकि कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि नेगेटिव वे में देखी जाएंगी, हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उन्हीं को देखते हुए ये पूरा रेटिंग सिस्टम तैयार कर दिया है। तो ऐसी चीज़ें भी यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं और इसी वजह से जो रेटिंग सिस्टम है इससे काफ़ी सारे बायर्स को मिसलीड किया जा सकता है, ऐसा यहाँ पर एक्सपर्ट्स का कहना है। ठीक है, जो कि अभी हमने आर्टिकल में पढ़ा। क्लियर हुआ? बाकी फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग होती क्या है, तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया कि मान लो भाई कोई भी पैकेट है, उसके बाहर आपको ये सारा इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। मान लो ये पैकेट है और इसके बाहर आपको ये लेबलिंग देखने को मिल जाती है। इसके अंदर कितना फ़ैट है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना शुगर है, कितना सॉल्ट है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको सामने दे दी जाती है, ताकि आप उस इन्फॉर्मेशन को देखते हुए अपने हेल्थ को ध्यान में रखते हुए उस प्रोडक्ट को चूज़ करो। क्लियर हुआ? क्योंकि आज के टाइम पर क्या है ना कि बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से जंक फूड वगैरह का कंजम्पशन बढ़ चुका है, जिसकी वजह से हेल्थ वगैरह लोगों की काफ़ी डैमेज हुई है। बहुत सारे लोगों की यहाँ पर जान तक जा रही है इस मतलब जंक फूड को खाने के बाद में। तो इसी वजह से यहाँ पर ये एक तरीके से जो हमारा फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग है ये चलाया गया है, ये सिस्टम चलाया गया है। तो इस प्रकार से भी आपको ये लेबलिंग देखने को मिलती है। अब ये लेबलिंग यहाँ पर हम लोग इसके अंदर अब स्टार रेटिंग सिस्टम को लाने के बारे में चर्चा कर रहे थे। अब एक क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि आखिरकार हमें ज़रूरत क्या है। तो मैंने आपको बताया ज़रूरत यह है कि भाई आज के टाइम पर काफ़ी सारे लोगों की तबीयत ख़राब रहती है या फिर बहुत सारी बीमारियों से सफ़र कर रहे हैं या उल्टा सीधा खाकर। तो इससे यहाँ पर क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, वो अपने हेल्थ के ऊपर पैसा भी खर्च कर रहे हैं। अब हेल्थ के ऊपर काफ़ी सारा पैसा भी खर्च किया जा रहा है, यानी कि दवाइयों में पैसा लग रहा है। तो बेसिकली वो सारा पैसा बच जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जब आप लोग यहाँ पर अपने हेल्थ के एक अच्छे हेल्थ को देखते हुए यहाँ पे सामान को चूज़ करोगे तो उसके साथ साथ लोगों की हेल्दियर लाइफस्टाइल बनेगी। ठीक है, ये आप लोग देख पाओगे, तो ये यहाँ पे इसके फ़ायदे देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद अब यहाँ पे कुछ चिंता वाली बात भी है। चिंता वाली बात यहाँ पर क्या है कि ये देखने को मिलेगा, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कभी कभी क्या होता है, मान लो कोई प्रोडक्ट आप लेने गए तो उसके अंदर पॉजिटिव न्यूट्रिएंट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस डाल दिया जाता है। मतलब कि भाई इसमें ये सामान है, जो अच्छी चीज़ें उसके ऊपर कुछ ज़्यादा फोकस डाल दिया जाता है, और हालांकि यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी मिली हुई हैं उसके अंदर, लेकिन उसके ऊपर यहाँ पर ज़्यादा फोकस नहीं दिया जाता। तो ये कंसर्न वाली बात है। दूसरा कंसर्न वाली बात यहाँ पर ये भी देखने को मिल जाएगी कि भाई प्रोडक्ट के ऊपर जो लेबलिंग की गई है, भाई इसमें इतना ये है, इतना ये है, ये यहाँ पर पढ़ा लिखा ही इंसान पढ़ पाएगा। अब जिन्होंने यहाँ पे पढ़ाई नहीं करी है, क्योंकि लिटरेट पीपल भी बहुत सारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, अब जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है तो उनके लिए यहाँ पर ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो एक सबसे बड़ी कंसर्न ये भी आपको देखने को मिल जाता है। तो ये फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग का पूरा सिस्टम हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है।
अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में मेंशन किया गया जो हाईएस्ट सेक्स रेशियो एट बर्थ है वो लद्दाख के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये 2020 का डेटा हमारे पास आया है। तो लेटेस्ट 2020 का डेटा निकल कर आया जिसको लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, ये सेक्स रेशियो एट बर्थ होता क्या है। देखो, सेक्स रेशियो एट बर्थ का यहाँ पे मतलब यह है इज़ द नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल्स, मतलब कि यहाँ पर इज़ द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, मतलब 1000 अगर आदमी है तो 1000 आदमी के कंपैरिजन में कितनी फीमेल्स हैं। ठीक है, 1000 आदमी पर कितनी फीमेल्स हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आपको ये सेक्स रेशियो एट बर्थ कहलाता है। तो जैसे कि यहाँ पर मान लो लद्दाख का एक डेटा निकल कर आया है, लद्दाख के अंदर ये हाईएस्ट सेक्स रेशियो देखने को मिला है। तो लद्दाख के अंदर ये देखने को मिला कि अगर 1000 मेल हैं, 1000 मेन हैं, तो वहाँ पे जो विमेन है वो 1104 यानी 1104 आपको देखने को मिल जाएंगी, 1104 फीमेल हैं। तो ये इसका मेजर मकसद है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। तो सेक्स रेशियो एट बर्थ इज़ द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल, तो 1000 मेल पर कितनी फीमेल्स हैं, ये यहाँ पर हमारा सेक्स रेशियो एट बर्थ कहलाता है। तो इस पूरे डेटा के अंदर जो साल 2020 का डेटा है, इसके अंदर टॉप 5 स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज हैं और बॉटम 5 स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज है। ध्यान रखना, आपसे वनडे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो टॉप 5 स्टेट के अंदर लद्दाख टॉप पर है। लद्दाख के अंदर 1000 मेल पर 1104 फीमेल आपको देखने को मिलेंगी। अरुणाचल प्रदेश के अंदर यहाँ पे ये डेटा 1011 का पहुँच जाता है। फिर उसके बाद अंडमान निकोबार आइलैंड हो गया, त्रिपुरा हो गया, केरला हो गया। ये टॉप 5 स्टेट्स है जहाँ पर फीमेल का रेशियो काफ़ी अच्छा है। उसके बाद बॉटम वाले स्टेट्स कौन से हैं, तो बॉटम वाले के अंदर मणिपुर आपको देखने को मिलेगा, दादर एंड नागर हवेली, गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश। यहाँ पर आपको डेटा काफ़ी कम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फीमेल थोड़ा सा कम देखने को मिल जाएंगी एज़ कम्पेयर टू द मेल्स। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है। फिर उसके बाद ये तो हमने करंट 2020 का डेटा डिस्कस किया। अब यहीं पर आपको 2019 का डेटा भी दिया गया है, चाहो तो आप लोग रीड कर सकते हो, बट यहाँ पे ज़्यादा कुछ खास यहाँ पर है नहीं। आप ध्यान रख सकते हो जैसे कि 2020 के अंदर लद्दाख टॉप पर है, 2019 के अंदर इसके अंदर 2019 में अरुणाचल प्रदेश का एक हाईएस्ट सेक्स रेशियो बर्थ हम लोग को देखने को मिला था। ठीक है, तो 2019 में अरुणाचल प्रदेश था और अब की बार यहाँ पर ये लद्दाख टॉप पर है। तो इसके बारे में ज़रूर ध्यान रख सकते हो। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, और क्या है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट। नाउ यहाँ पर आता है नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी आपको पता होगा एक कंट्रोवर्सी हम लोग देख रहे हैं पिछले कुछ टाइम में बहुत ज़्यादा, वो ये है लाउड स्पीकर्स को लेकर। लाउड स्पीकर्स जो कि टेम्पल्स और मॉस्क के अंदर यूज़ किए जाते हैं, उसको लेकर कंट्रोवर्सी की लाउड स्पीकर का यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, कुछ कह रहे हैं करना चाहिए, फेवर अगेंस्ट में आपको ये देखने को मिलेंगे। तो ये कंट्रोवर्सी चल रही है। अब इस चीज़ को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्टेटमेंट दिया है। देखो, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर ये बोलता है हमें रिलीजन और इन चीज़ों से मतलब नहीं है, हमें मतलब है लोगों के फंडामेंटल राइट से। लोगों के जो फंडामेंटल राइट है उसको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, बस हमें इसका इतना मतलब है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या बोला लाउड स्पीकर्स को लेकर, इसको समझना। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बोला कि देखो, कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया, ऑलरेडी पहले जजमेंट दे दिया था, 2005 में इस चीज़ को लेकर जजमेंट दिया था, और यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। देखो, ये बात ना रिलीजियस प्रैक्टिसेस या रिलीजन से लेकर कंसर्न वाली बात नहीं है। यहाँ पे मुद्दा है लोगों के फंडामेंटल राइट का। और सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में बोला कि जो लाउड स्पीकर्स का यूज़ होता है, इन सब चीज़ों का यूज़ होता है, यहाँ पे आपको ध्यान रहना होगा कि भाई लोगों के पास में भी अपने फंडामेंटल राइट्स हैं। 12 से 35 तक लोगों के पास में मूल अधिकार हैं, जिसमें से एक आता है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के बारे में चर्चा करता है, और राइट टू लाइफ के बारे में चर्चा करता है तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर नॉइस पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। इनफैक्ट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि देखो, हम लोग अगर देखें तो लोगों का जो फंडामेंटल राइट है उसको एक प्रोटेक्शन देनी चाहिए, खासकर नॉइस पोल्यूशन के अगेंस्ट में लोगों को नुकसान हो रहा है। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, काफ़ी सारा नॉइस पोल्यूशन की वजह से बहुत सारे लोगों को नुकसान देखने को मिलता है। इनफैक्ट यहाँ पर काफ़ी सारी बीमारियाँ डेवलप हो जाती हैं, काफ़ी सारे लोगों की जान चली जाती है। अभी आप लोगों के साथ में एक डेटा डिस्कस करूँगा कि नॉइस पोल्यूशन की वजह से क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसके बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह देखते हुए बोला कि भाई यहाँ पर लोगों के पास में फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ के बारे में। ठीक है, तो यहीं पर आप देख पाओगे आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू लाइफ के बारे में बात की जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि भाई यहाँ पर इसको भी तो एक प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए ना, तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। प्लस सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी 2005 में ये बोल चुका था कि भाई आप लोग जो भी यहाँ पे शोर शराबा कर रहे हो, जो भी यहाँ पर नॉइस वगैरह क्रिएट कर रहे हो, वो क्रिएट कर लो, लेकिन अपने प्रेमिस के अंदर, यानी कि आप अपने घर के अंदर जहाँ पे एरिया है वहीं पर आप लोग इसको नॉइस को क्रिएट कर सकते हो।
ऐसा नहीं है कि वो नॉइस उस एरिया से निकलकर किसी दूसरे व्यक्ति यानी आपके घर से निकलकर दूसरे पड़ोसी व्यक्ति को परेशान कर रही हो। अगर दूसरे व्यक्ति को परेशान कर रही है तो उसका भी जो फंडामेंटल राइट है कहीं ना कहीं वो वायलेट हो रहा है। ऐसा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टेटमेंट निकल कर आया। आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर हो चुका है। नाउ अब यहाँ पे नॉइस पोल्यूशन को लेकर मैं आपको कुछ डेटा देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, अपने पास आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, सबसे पहली चीज़ देखो, नॉइस पोल्यूशन की वजह से पब्लिक हेल्थ के ऊपर एक बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। बहुत बुरा इम्पैक्ट का मतलब ये है, इनफैक्ट काफ़ी बार हम देख पाते हैं बहुत सारे लोगों की जान भी चली जाती है, और साथ ही साथ फिजिकल इम्पेयरमेंट या फिर यहाँ पर बहुत सारी और भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती हैं इस नॉइस पोल्यूशन की वजह से। इनफैक्ट यहाँ पर कुछ हमारे पास रिपोर्ट है, वो ये बोलती है यूरोप के अंदर बात करें तो लगभग 22 मिलियन लोग हैं, और लगभग आप कह सकते हो ये जो 22 मिलियन लोग हैं और 6.5 मिलियन लोग हैं जो कि सफ़र कर रहे हैं क्रॉनिक नॉइस एनोयंस से और स्लीप डिस्टर्बेंस से। मतलब इतना ज़्यादा शोर शराबा है कि उसकी वजह से वो लोग, उनके दिमाग में यहाँ पे इस प्रकार से चीज़ें बैठी हैं कि नींद वगैरह भी नहीं आ रही है, और जब नींद नहीं आएगी तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स अपने आप में डेवलप होने लग जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे बताया गया नॉइस पोल्यूशन की वजह से जो खासकर प्रेग्नेंट वेमेन है या फिर जो शिफ्ट वर्कर्स हैं उनको सबसे ज़्यादा रिस्क देखने को मिलेगा। वो लोग यहाँ पे प्रॉपरली फिर सो नहीं पाते हैं इस नॉइज़ की वजह से। यहाँ पर अब इंसान सो नहीं पा रहा है तो जगा हुआ है, ऑब्वियस सी बात है। अब जगा हुआ है लंबे समय तक तो उसकी वजह से उसको साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल यहाँ पे स्ट्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कार्डियोवास्कुलर फंक्शनिंग के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, मतलब कि हार्ट से रिलेटेड बीमारियाँ यहाँ पर डेवलप होने लगती हैं। प्लस यहाँ पे जो ट्रैफिक नॉइस है ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, इसकी वजह से भी हार्ट से रिलेटेड बीमारियाँ डेवलप होती हैं। प्लस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स यहाँ पे बनने लगते हैं, हाइपरटेंशन होने लगता है। ठीक है, डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम्स यहाँ पर बढ़ने लगती हैं, ये यहाँ पर बताया गया। प्लस अगर कोई लॉन्ग टर्म एक्सपोजर में है, लंबे समय से उसी नॉइस पोल्यूशन के अंदर में है, तो इसकी वजह से तो और बुरे हालात हो जाते हैं, और ऐसा हमने देखा भी है। जो लॉन्ग टर्म से लोग यहाँ पर एक्सपोजर में नॉइस पोल्यूशन के, उनके अंदर लगभग 48,000 के आसपास यहाँ पे हमने देखा है कि हार्ट डिजीज़ देखने को मिली है। बहुत सारे लोगों के अंदर मतलब कि दिल वाली बीमारियाँ देखने को मिली हैं, और इसी लंबे समय तक ये जो नॉइस पोल्यूशन है इसकी वजह से यूरोप के अंदर हर साल 12,000 प्रीमेच्योर डेथ होती हैं। प्रीमेच्योर मतलब यहाँ पे वो समय नहीं था उनका जाने का, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन बन गई कि यहाँ पे आप कह सकते हो उनकी डेथ हो जा रही है। तो नॉइस पोल्यूशन का ये एक बहुत मतलब भयंकर इम्पैक्ट देखने को मिलता है लोगों के हेल्थ के ऊपर में। अब क्वेश्चन ये है कि भारत के अंदर जो नॉइस पोल्यूशन है उसको लेकर कोई कानून है या नहीं है, मतलब कोई कानून जो कि नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल करते हो, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नॉइस पोल्यूशन के बारे में बात करें बिल्कुल आपको लॉज देखने को मिलेंगे इंडिया के अंदर में। पहला लॉ है, देखो नॉइस पोल्यूशन को रेगुलेट किया जाता है सेपरेटली, नॉइस पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल 2000 के थ्रू। फिर उसके बाद हमारे पास और भी ऐसे एक्ट देखने को मिल जाएंगे। नॉइस पोल्यूशन जो मोटर व्हीकल से निकल रहा है, एयर कंडीशनर से निकल रहा है, रेफ्रिजरेटर, डीजल जनरेटर से जो निकल रहा है, इस प्रकार के नॉइस पोल्यूशन को भी यहाँ पर कंट्रोल किया जाता है एक एक्ट के माध्यम से, एक रूल के नाम से एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रूल 1986। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे और भी इन्फॉर्मेशन दी गई है जो यहाँ पर नॉइस इंडस्ट्रीज़ वगैरह से यहाँ पे निकलती हुई नज़र आ रही है। इन नॉइस को रेगुलेट किया जाता है हमारे स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के थ्रू, पोल्यूशन कंट्रोल कमिटीज़ के थ्रू। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर भी यहाँ पर आप देख पाओगे ये कंट्रोल किया जाता है। तो बेसिकली नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या कानून है वो यहाँ पर मेंशन किए गए। आई होप आपको यहाँ पर ये भी काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुका है। उसके बाद एक आर्टिकल ये देखने को मिलेगा, इसके ऊपर अभी हम आएंगे, लेकिन उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर ये वाला आर्टिकल देख पाओगे। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने वेडनेसडे में लगभग 8 लोगों की जो बेल है उसको रिजेक्ट कर दिया है। एक कोरेगांव केस हुआ था, ठीक है, मैंने भीमा कोरेगांव के बारे में आपको बता रखा है। अब इस भीमा कोरेगांव को देखते हुए एक वायलेंस, एक हिंसा हुई थी। ठीक है, अब आप कह सकते हो कोरेगांव के अंदर ये एक हिंसा देखने को मिलती, कास्ट के बेसिस पर यह हिंसा हुई थी। इस हिंसा में काफ़ी सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को अरेस्ट किया गया, तो उसमें से इसी हिंसा के अंदर से लगभग 8 कोरेगांव एक्यूज्ड पर्सन है। एक्यूज्ड पर्सन मतलब कि कुछ 8 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर और भी इल्ज़ाम लगे हुए हैं, वो भी यहाँ पर इस पूरे हिंसा के अंदर शामिल थे, ऐसा कुछ देखने को मिला था। ठीक है, वो भी इस हिंसा के अंदर शामिल थे, तो इनको यहाँ पे एक्यूज़ कर रखा है। अब क्या हुआ, इन 8 लोगों ने बॉम्बे हाई कोर्ट से यहाँ पर बेल मांगी। बेल कौन सी मांगी? डिफ़ॉल्ट बेल मांगी है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, मैंने आपको पहले बार पढ़ा रखा है। ठीक है, लेकिन बहुत लंबे समय हो चुका है पढ़ाए हुए, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा। तो डिफ़ॉल्ट बेल यहाँ पर इन लोगों ने मांगी है कोर्ट से। कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने यहाँ पर इन बेल को रिजेक्ट कर दिया कि भाई हम ये बेल नहीं दे सकते। अब ये डिफ़ॉल्ट बेल इन्होंने क्यों मांगी? इन्होंने यहाँ पर एक तरीके से
मतलब जो हमारे कानून होते हैं उसके अंदर कमियां पकड़ी हैं। वो कमियां क्या यहाँ पर हैं वो समझो। यहाँ पर क्या है कि एक ऐसा ही केस देखने को मिला था सुधा भारद्वाज का। आपको बताओगे पिछले साल की बात है, पिछले साल मेरे ख्याल से नवंबर या दिसंबर की बात है। तो सुधा भारद्वाज का केस हुआ था, हाँ दिसंबर 1 2021 यहाँ पे लिखा हुआ है यार, और मैं कह रहा हूँ नवंबर दिसंबर की बात है। तो हुआ क्या था उस समय पर, सुधा भारद्वाज को एक तरीके से मतलब बेल मिल चुकी थी, और ये जो बेल थी वो डिफ़ॉल्ट बेल थी, और सुधा भारद्वाज ने भी यहाँ पर डिफ़ॉल्ट बेल की मांग की थी। अब डिफ़ॉल्ट बेल क्या होती है इसको समझते हैं। देखो डिफ़ॉल्ट बेल यहाँ पर ये बोलता है कि मान लो एक एक्यूज्ड पर्सन है जिसको आप लोगों ने यहाँ पर कस्टडी में ले रखा है। अब वो यहाँ पर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन वगैरह चल रहा है, तो 180 दिन यहाँ पर आप कह सकते हो इन्वेस्टिगेशन के लिए दे दिए गए सपोज़। अब यहाँ पे ये सारा टाइम अगर पूरा हो जाता है तो जो टाइम दिया गया है, स्पेसिफाइड टाइम दिया गया है, और उस स्पेसिफाइड टाइम के अंदर भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर पाती है पुलिस, तो उसके बाद वो व्यक्ति डिफ़ॉल्ट बेल मांग सकता है। और ऐसा ही यहाँ पर हुआ है। इन पेटिशनर्स का कहना यह है कि भाई अपना टाइम पूरा हो चुका है, आप लोग यहाँ पर अपने टाइम के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर पाए हो, तो हम लोग को डिफ़ॉल्ट बिल चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहाँ पर इसको रिजेक्ट किया। आई होप आप लोगों ने यहाँ पर इस पूरे मुद्दे को समझा। नाउ अब हम लोग समझते हैं बेल के बारे में। कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देता हूँ, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। खासकर जीएस पेपर 2 के अंदर जुडिशरी का टॉपिक आपको देखने को मिल जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक देखने को मिल जाएगा। बेल होती क्या है? बेल यहाँ पर एक बेसिकली कंडीशनल रिलीज़ है। कोई पर्सन है जिसको कस्टडी में ले रखा है, अब उसको छोड़ा जा रहा है, उसको हम लोग छोड़ते हैं उस बेल के ऊपर, ठीक है, क्या उसको बेल दी जा रही है, उसको छोड़ दिया जा रहा है थोड़े टाइम के लिए। एक प्रॉमिस वगैरह उससे किया जाता है, मतलब सब कुछ मेंटेन किया जाता है, जब जब उसको बोला जाएगा तब तक यहाँ पर वो कोर्ट के अंदर अपीयर होगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर बेल के अंदर होती हैं। अब बेल भी कोई एक प्रकार का है नहीं, बेल भी यहाँ पे अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ बेल के अंदर सबसे पहला बेल आता है रेगुलर बेल। तो रेगुलर बेल बेसिकली एक डायरेक्शन होता है जो कि यहाँ पर कोर्ट देता है, और कोर्ट के हिसाब से यहाँ पर जैसी डायरेक्शन दी जाती है कि हाँ भाई चलो इस व्यक्ति को छोड़ दो, यानी इसको बेल दे दो। तो हालांकि वो व्यक्ति कस्टडी में, अरेस्ट में है, पुलिस कस्टडी में है, तो उसको यहाँ पर बेल मिल जाती है जब वो कोर्ट देता है बेल। तो अब इस बेल के लिए जो भी व्यक्ति है उसको एक एप्लीकेशन फाइल करनी होती है, जो हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है इसके सेक्शन 437 और सेक्शन 439 के तहत, ठीक है। तो इस सेक्शन के अंदर एक एप्लीकेशन फाइल करने पर ये बेल मिल जाती है। तो ये तो हो गई रेगुलर बेल, जिसके बारे में हमेशा चर्चा होती रहती है। फिर उसके बाद आती है इंतरिम बेल। इंतरिम बेल यहाँ पर ये जो बेल है ये थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए, टेम्परेरी पीरियड के लिए यहाँ पर दी जाती है कोर्ट के थ्रू, तो आपको ध्यान रखना है। अब इंतरिम बेल के बाद एक आता है एंटीसिपेटरी बेल। आपने काफ़ी बार सुना होगा एंटीसिपेटरी बेल के बारे में। एंटीसिपेटरी बेल यहाँ पर दी जाती है, एक व्यक्ति को मान लो यहाँ पर अरेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, उसके अरेस्ट होने से पहले यहाँ पर, मतलब एक तरीके से अरेस्ट होने से पहले पहले वो एक बेल ले लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं एंटीसिपेटरी बेल। क्लियर हुआ? एंटीसिपेटरी बिल के लिए जो सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो आपको सीआरपीसी के सेक्शन 438 के अंदर देखने को मिल जाती है। अब एंटीसिपेटरी बिल यहाँ पर इशू करता है सिर्फ और सिर्फ जो हमारे सेशन कोर्ट होता है और हाई कोर्ट होता है, बस यही यहाँ पर ये एंटीसिपेटरी बिल को इशू करते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा डिफ़ॉल्ट बिल, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। डिफ़ॉल्ट बिल के बारे में हम चर्चा करें तो बेसिकली यहाँ पर भी एक बेल है जो कि तब दी जाती है, मान लो ये इंसान जो व्यक्ति कस्टडी में है वो खुद यहाँ पे मांग लेता है। कैसे? मान लो यहाँ पर एक व्यक्ति जिसको जुडिशियल कस्टडी में रखा गया है, अब उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और पुलिस को यहाँ पर टाइम दिया गया, एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड दिया गया है, 90 डेज़ 180 डेज़, जो भी टाइम पीरियड दिया गया है, उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर इस पूरे मुद्दे को देखना है। बट हुआ क्या, उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर ये पूरा कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाया है, पुलिस यहाँ पर फेल हो चुकी है। तो इसके बेसिस पर यहाँ पर वो व्यक्ति बेल मांगता है कि भाई आपने पूरे अपने टाइम के अंदर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाई है, आप प्रॉपर यहाँ पर सारे सबूत नहीं ला पाए हो, तो हमें यहाँ पर रिहा करो, ठीक है, हमें यहाँ पर डिफ़ॉल्ट बेल दो। अब डिफ़ॉल्ट बिल को हम लोग स्टैचुरी बिल के नाम से भी जानते हैं। प्लस डिफ़ॉल्ट बिल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 167 क्लॉज 2 के अंदर मेंशन्ड है, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई। देन उसके बाद आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। जो ये अगला आर्टिकल है यहाँ पे मेंशन किया गया, जो हमारे पीएम मोदी हैं ये अभी काफ़ी सारी कंट्रीज़ के साथ में डिस्कशन कर रहे हैं, बायलैटरल टॉक्स वगैरह चल रही है, नॉर्डिक लीडर्स के साथ में चर्चा की गई है, मतलब काफ़ी सारी कंट्रीज़ की विजिट कर चुके हैं अभी। तो पीएम ने वेडनेसडे में यहाँ पे बायलैटरल मीटिंग करी है नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और फिनलैंड के साथ में। तो मोदी जी ने यहाँ पर आप कह सकते हो कि इन कंट्रीज के साथ में मीटिंग करी।
इनफैक्ट जर्मनी के साथ भी मीटिंग करी है, जहाँ पे हमने फोकस किया है कि हम लोग एक तरीके से क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे। जर्मनी ने काफ़ी सारा पैसा अनाउंस किया है इंडिया के लिए, ठीक है, कि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करेंगे। उसके बाद जो नॉर्वे के एक तरीके से लीडर है, इनके साथ डिस्कशन किया गया। इनके साथ डिस्कशन किया गया कि किस प्रकार से भारत और नॉर्वे दोनों मिलकर ब्लू इकॉनमी यानी समुद्र को जो एक तरीके से एक अच्छा यूज़ करके वहाँ से इकॉनमी कैसे जनरेट कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर क्लीन एनर्जी के ऊपर, स्पेस के ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर फोकस किया गया नॉर्वे के साथ में। प्लस यहाँ पे स्वीडन के साथ में फोकस किया गया है कुछ और पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है, अपने बायलैटरल टाइज को इंप्रूव करने के ऊपर फोकस किया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पर स्वीडन के साथ में फोकस किया गया जो आईटी रिसर्च सेक्टर है, सिक्योरिटी है, कॉपरेशन है, इसके बारे में यहाँ पर फोकस दिया गया। देन उसके बाद यहाँ पे आइसलैंड के साथ में भी हमने काफ़ी मेजर पॉइंट्स के ऊपर फोकस किया। आइसलैंड के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया बायलैटरल टाइज के बारे में। फिनलैंड के साथ में हमने बायलैटरल टाइज को लेकर डिस्कशन किया है। तो बेसिकली पर्पस ये है कि इन कंट्रीज़ के साथ में हम लोग अपने रिलेशंस को इंप्रूव कर पाएँ। और ये इसी चक्कर में आप देख पाओगे हमारे जो पीएम मोदी हैं, इन्होंने यहाँ पर इन सारे लीडर्स के साथ में डिस्कशन किया है, इन सब के साथ में यहाँ पर समिट करी है, बातचीत करी है, सबके साथ में यहाँ पर अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करते हुए स्टेप लिया है। देन उसके बाद यहाँ पर जब अब क्या होगा, जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रों, इनके साथ भी हमारे पीएम बातचीत करने वाले हैं। तो प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो फ्रांस प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों से भी यहाँ पर एक तरीके से मीटिंग करे हुए हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि देखेंगे क्या होगा। फ़िलहाल तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को देखने को मिल जाती है। तो फिलहाल यहाँ पे जो भी डिस्कशन हुआ है उसको लेकर सारी इन्फॉर्मेशन है, अदरवाइज़ कोई भी ऐसी अलग इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, ठीक है। जो भी था मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, जो भी एक एक पॉइंट यहाँ पर मैंशनड है। तो अभी इसके ऊपर एक और अलग से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आने वाले टाइम पर पब्लिश हो सकते हैं, बट अभी के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन को ध्यान रखना, ठीक है। बाकी इसमें और कोई डिटेलिंग में जाने की आवश्यकता है नहीं। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। और क्या हमारे पास इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के अंदर ये हमने डिस्कस कर लिया। एक आर्टिकल आपको यहाँ पर यह देखने को मिल जाएगा, सीआरपीएफ ने ओपन करे हैं 20 कैंप्स को इन मॉइस्ट एरियाज़। मॉइस्ट एरिया जो कि एक तरीके से नक्सलवादी अफेक्टेड एरियाज़ आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो अभी सीआरपीएफ ने 20 नए सिक्योरिटी कैंप को ओपन किया ताकि वहाँ पे जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म वगैरह है उसको थोड़ा सा देखा जाए, उसको रोका जाए। क्योंकि आज के टाइम पर बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म काफ़ी ज़्यादा है, इनफैक्ट नक्सलवाद काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये कैंप्स ओपन करे गए हैं, इनमें से 8 कैंप ओपन कर दिए गए छत्तीसगढ़ में, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पर नक्सलवाद आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, और कुछ यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर और कुछ बिहार और तेलंगाना के अंदर भी इस कैंप्स को ओपन किया है ताकि हम लोग उस नक्सलवाद को रोक सकें। क्लियर हुआ। अब इंपॉर्टेंट ये है कि नक्सलवाद के बारे में तो हम लोग पढ़ते रहते हैं, रिसेंटली आपको मैंने एक आंसर राइटिंग भी करवाई थी, आपको ध्यान होगा। लेकिन ये जो सीआरपीएफ है इसके बारे में ध्यान कर लो, सीआरपीएफ क्या है, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर जब आप सिलेबस उठाओगे तो वहाँ पे टॉपिक जब आप देखोगे तो जीएस पेपर 3 पर जाना, सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एंड एजेंसीज एंड देयर मैंडेट। तो वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर हमारा सीआरपीएफ भी आता है, यानी कि सेंट्रल पुलिस रिजर्व, ठीक है, फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर सेंट्रल पुलिस रिजर्व फोर्स, इसको हम लोग सीआरपीएफ बोलते हैं। तो इंडिया का एक लार्जेस्ट सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स ये देखने को मिलता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में काम करता है। इनका मेजर रोल क्या है कि भाई पुलिस ऑपरेशन लेकर चलना और ख़ासकर जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करना, या फिर कहीं पर विद्रोह वगैरह हो रहा है उसको काउंटर करना, ये सारा काम हमारा सीआरपीएफ का देखने को मिलता है। इंडिया की आज़ादी के बाद में यहाँ पर सेंट्रल पुलिस रिजर्व फोर्स यहाँ पे इनेक्ट होता है सीआरपीएफ एक्ट के माध्यम से 28 दिसंबर 1949 के अंदर। अब लॉ एंड ऑर्डर को तो मेंटेन करने का काम करता है सीआरपीएफ, उसके अलावा भी सीआरपीएफ के काफ़ी सारे रोल हैं, जैसे कि जनरल इलेक्शंस में यहाँ पर सीआरपीएफ का रोल बढ़ जाता है। प्लस उसके बाद जैसे जम्मू एंड कश्मीर हो गया, बिहार हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, यहाँ पे सीआरपीएफ का रोल काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है अक्सर काफ़ी सारे वॉयलेंट कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, हिंसक यहाँ पे काफ़ी लड़ाइयाँ देखने को मिली हैं, तो वहाँ पे सीआरपीएफ का रोल बढ़ता हुआ नज़र आ जाता है। प्लस उसके बाद आज के टाइम पर सीआरपीएफ के अंदर बहुत सारे आपको लोग देखने को मिल जाते हैं। तो इंडिया का लार्जेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ पे बोला जाता है। 2019 के अकॉर्डिंग बात करें तो सीआरपीएफ के अंदर जो स्ट्रेंथ है वो लगभग 3 लाख पर्सनल के आसपास है, ये यहाँ पर 2019 के अकॉर्डिंग बात की गई है। प्लस सीआरपीएफ के थ्रू काफ़ी सारी ड्यूटीज़ परफॉर्म की जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर कोई भी दंगा हो रहा है उसको कंट्रोल करना, ठीक है, इंसर्जेंसी कहीं पर है यानी कि कहीं पर विद्रोह हो रहा है उसको यहाँ पर काउंटर करना, प्लस लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जो नक्सलवाद होता है, मॉइज़म होता है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म है, उससे डील करना, प्लस जो वीआईपीज़ होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन्स, उनकी प्रोटेक्शन के लिए काम करना,
ठीक है। प्लस एनवायरमेंट, यहाँ पे एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन के ऊपर ध्यान करने का काम भी सीआरपीएफ का है। प्लस यहाँ पे कोई वॉर टाइम वगैरह है तो वहाँ पे किसी अग्रेशन से लड़ने का काम भी सीआरपीएफ का है। सीआरपीएफ हमारे यूएन पीस कीपिंग मिशन के अंदर भी पार्टिसिपेट करता है। प्लस जो नेचुरल कैलेमिटीज़ आते हैं, कोई अर्थक्वेक हो गया, ठीक है, भूकंप यहाँ पे जैसा हो गया, या फिर कोई बाढ़ हो गई, ऐसे कोई बहुत सारे नेचुरल कैलेमिटीज़ आ जाते हैं तो वहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशंस वगैरह चलाते हैं उसके लिए भी यहाँ पर सीआरपीएफ वर्क करता है। ठीक है, तो ये सारे सीआरपीएफ के रोल हो गए। उसके बाद एक अगला आर्टिकल आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, यहाँ पे चर्चा की गई है हाफलोंग हिंदी के बारे में। तो हाफलोंग हिंदी एक नया टर्म है जो कि चर्चा में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। हुआ क्या है, यहाँ पे आप देख पाओगे अभी रिसेंटली काफ़ी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई है कि भाई हिंदी को लेकर, हिंदी को कंपलसरी करना है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, ऐसे लेकर आपने देखा था, इसको लेकर भी काफ़ी सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे। तो यहाँ पे बेसिकली बोला गया एक हिंदी तो है नॉर्थ इंडिया के अंदर, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, वो हाफलोंग हिंदी है। हाफलोंग हिंदी क्या होती है इसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है, मतलब एक टर्म आपको पता होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि कुछ नया आ जाए तो आप लोग समझ ना पाओ। तो हाफलोंग हिंदी क्या है बस इतना समझ लो। देखो, हिंदी जो है ये पहुंच चुकी थी दिमा हसाओ, एक डिस्ट्रिक्ट जो कि यहाँ पर पहले नॉर्थ काचर हिल्स के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये 1800 के आसपास की बात है जब काफ़ी सारे वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ये सब माउंटेन रेलवे सिस्टम को लेकर काम कर रहे थे वहाँ पर। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर में। तब यहाँ पे सारे वर्कर्स वगैरह यहाँ से गए, काम वगैरह कर रहे थे, तो वहाँ के जो ट्राइबल पीपल हैं उनके साथ में डिस्कशन वगैरह बातचीत चलती रहती, तो इसके बेसिस पर जो हिंदी है वो थोड़ी सी वहाँ पे पहुँची। ठीक है, और इसी चक्कर में हम लोग इसको हाफलोंग हिंदी बोलते हैं। ठीक है, अब ये हाफलोंग हिंदी बोली जाती है। जो बहुत सारी ट्राइब्स हैं, लगभग हमार, कुकी, ब्यात और भी अलग अलग आपको ट्राइब्स देखने को मिल पाएगी, वहाँ पे हाफलोंग हिंदी का यूज़ हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया गया। उसके साथ साथ यहाँ पर आप देख पाओगे जो हाफलोंग हिंदी है ये प्रॉपर हिंदी नहीं देखने को मिलेगी। जैसे अभी ये इस लेक्चर को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ हिंदी में, तो ऐसे हिंदी नहीं है ये। यहाँ पे क्या है, चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती हैं। इस हाफलोंग हिंदी के अंदर तिब्बतो बर्मन ग्रामर का यहाँ पर यूज़ किया गया है, हिंदी ग्रामर का यूज़ नहीं है। ठीक है, प्लस यहाँ पर नेपाली और बंगाली एडिशंस करेगा इसके अंदर, ऐसा मेंशन किया गया है। तो आप लोगों से पूछा जाए तो ये क्या है, तो आप लोग ध्यान रखना, हाफलोंग हिंदी के अंदर तिब्बतो और बर्मन ग्रामर है और साथ ही साथ नेपाली और बंगाली एडिशंस भी आपको देखने को मिल जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे हम लोग अगर सिंगुलर प्लूरल देखें तो जैसे कि अगर लड़की का प्लूरल हो गया लड़कियाँ, है ना, ये प्लूरल हो गया, गर्ल का गर्ल्स प्लूरल हो गया। बट यहाँ पे क्या होता है, हाफलोंग हिंदी के अंदर अगर लड़की यहाँ पे हिंदी है तो इसका जो प्लूरल होगा वो लड़की लुक या फिर लड़की लुकों करके यहाँ पर आप देख पाओगे, ये इसका प्लूरल देखने को मिले पाएगा। ठीक है, लड़कियाँ प्लूरल नहीं होगा, तो यहाँ पर ये चीज़ें बदल जाती हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मेंशन किया गया, जैसे हम लोग एक ट्री होता है, हम लोग अगर हिंदी में उसको पेड़ बोलते हैं तो हाफलोंग हिंदी में उसको गाची बोला जाता है। तो ये यहाँ पर मेंशन किया है। गाची जो वर्ड है नेपाल से लिया गया है, तो हिंदी में हम लोग उसको पेड़ बोलते हैं, बट यहाँ पे हाफलोंग हिंदी में इसको पेड़ नहीं बोला जाता। तो यहाँ पर बेसिकली आप देख पाओगे काफ़ी सारे एरिया के अंदर या हाफलोंग हिंदी यहाँ पर बोली जाती है, ये यहाँ पर मेंशन किया गया। क्लियर हुआ? आई होप आप लोगों को हाफलोंग हिंदी के बारे में समझ में आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे पेज नंबर 15, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन, देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। दुनियादारी के लिए कोई भी आर्टिकल पढ़ने लायक है नहीं। ठीक है, तो आपको मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ। यह आर्टिकल भी द हिंदू का ही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लगातार इसके बारे में चर्चा की जा रही है। वो ये है कि इजराइल वर्सेस रशिया शुरू हो चुका है। दोनों आपको पता होगा, इसके बेसिस पर हमने आज का थंबनेल भी बना रखा है ना। तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्जी लैवरोव, इनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आ गया जिसकी वजह से इजराइल काफ़ी नाराज़ हो चुका है। ठीक है, इजराइल कहीं ना कहीं रशिया के अगेंस्ट में जा सकता है और हो सकता है कि इजराइल यूक्रेन को सपोर्ट करने लगे इस वॉर के अंदर। तो क्योंकि इतना बड़ा कुछ हो गया है, हाँ इतना बड़ा हो चुका है। वो है क्या कि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने यहाँ पर ये बोल दिया कि जो एडोल्फ हिटलर था, हिटलर यहाँ पे जूइश ओरिजिन का था, हिटलर जिसने मिलियंस में लोगों को यहाँ पे मारा था वो यहाँ पर जूइश ओरिजिन का था, ऐसा यहाँ पर रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला। और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने बोला कि ये जो नाजिज़म है, ठीक है, जो यहाँ पर हिटलर के इन सब का ये देखने को मिलता था, जो ये नाजिज़म है, इस नाजिज़म को हमें ख़त्म करना है। और रशिया ने यहाँ पर खासकर जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने ये भी बोला कि यूक्रेन के अंदर आज के टाइम पर अभी भी बहुत सारा नाजिज़म देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो कि एडोल्फ हिटलर वाले लोग यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। उस नाजिज़म को ख़त्म करना है, हम लोग को पूरी तरह से यूक्रेन को डीनाजीफाई करना है, ऐसा यहाँ पर रशिया ने बोला। रशिया ने फिर ये भी बोल दिया कि देखो, ये जो एक तरीके से यूक्रेन का जो आज के टाइम पर यूक्रेन के प्रेसिडेंट है वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की, ये भी जूइश हैं, ठीक है, ज्यू हैं। और इजराइल के अंदर कौन रहते हैं, इजराइल के अंदर भी यहाँ पर सारे जूस रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये कह दिया रशिया ने कि भाई यूक्रेन का जो एक तरीके से प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर ज्यू हैं और कहीं ना कहीं जो ये
एडोल्फ हिटलर है, एडोल्फ हिटलर भी जू था, ऐसा यहाँ पर इन्होंने बोल दिया। एडोल्फ हिटलर भी यहाँ पर जूइश कैटेगरी के अंदर था, ऐसा यहाँ पर इन्होंने बोला, जिसकी वजह से इजराइल नाराज़ हुआ। इजराइल का कहना यह है हिटलर ने ही बहुत सारे ज्यूज़ को मारा था, तो क्या ज्यूज़ ने खुद को मारा था? तो इस प्रकार से यहाँ पर जो इजराइल के प्रेसिडेंट है, खासकर इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नफ्ताली बेनेट, इन्होंने यहाँ पर अपना कंसर्न दिखाया। नफ्ताली बेनेट ने यहाँ पर बोला है कि हम लोग आपके इस पूरे स्टेटमेंट को रिजेक्ट करते हैं और आपकी निंदा करते हैं, ये आपका जो स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत है। ठीक है, यहाँ पर एडोल्फ हिटलर जू था, आप ये बोल रहे हो, और यहाँ पर एडोल्फ हिटलर ने यहाँ पर बहुत सारे जूस को मारा था। ठीक है, तो ये यहाँ पर इनका कहना यह है। क्लियर हुआ? बाकी आई होप आप लोग यहाँ पर क्लियर कर चुके। तो इसको लेकर एक कंट्रोवर्सी हो रही है। साथ ही साथ यहाँ पर मेंशन किया गया कि जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने यहाँ पर बोला कि हमारे ओपिनियन में जो हिटलर है, हिटलर भी यहाँ पर जूइश ओरिजिन का है। साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि जो एक तरीके से आज के टाइम पर यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, वो भी यहाँ पर जूइश हैं, आप लोग देख पाओगे, ये भी सर्जी लेवरोव ने बोला है। तो इसी चक्कर में यहाँ पर हम लोग आज के टाइम पर रशिया को समेटना चाहते हैं, सॉरी यूक्रेन को समेटना चाहते हैं। यूक्रेन के अंदर से जो ये नाजी है, इसको हम लोग नाजिज़म में इसको ख़त्म करना चाहते हैं, यूक्रेन को पूरा डी नाजीफिकेशन करना चाहते हैं। ये यहाँ पर किसका कहना है? ये रशिया का कहना है। अब रशिया ने ये स्टेटमेंट दे दिया तो कहीं ना कहीं इजराइल इसे चिढ़ चुका है, इजराइल के अगेंस्ट में जा चुका है, और इजराइल यहाँ पर रशिया के अगेंस्ट में खड़ा हो चुका है। आज के टाइम पर इजराइल यहाँ पे लगातार रशिया की निंदा करता है इन चीज़ों को देखते हुए। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका है। अब फटाफट आते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल्स पर, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। सबसे पहला एडिटोरियल आपको ये देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले डेली बेसिस पर जो हम लोग एक मेंस क्वेश्चन लेते हैं उसको भी कवर कर लेते हैं। तो आज का 5 मई का डेली का मेंस क्वेश्चन यह है। क्वेश्चन यह है, जो पुलिस रिफॉर्म है, पुलिस रिफॉर्म की आज के टाइम पर सख्त आवश्यकता है, सख्त ज़रूरत है, अगर हम लोग को अपने इंडियन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को और ज़्यादा अच्छा बनाना है तो इसके ऊपर आपको चर्चा करनी है नीचे कमेंट सेक्शन में, या फिर आप लोग यहाँ पर आराम से एक आंसर राइटिंग कर सकते हो कॉपी पेन पर, मतलब कॉपी पर और पेन का यूज़ कर अपना एक आंसर लिखने के बाद में टेलीग्राम पर पोस्ट कर सकते हो। टेलीग्राम पर जाने सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपके सामने एक आंसर राइटिंग वाला चैनल ओपन होगा। ठीक है, उस चैनल पर जैसे आप क्लिक करोगे वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा, उसके कमेंट पर जैसे आप क्लिक करोगे आपको दूसरे पेज पर लेकर जाएगा, वहाँ पे जाके आप अपने आंसर को पोस्ट कर सकते हो। तो हमारा जो पहला एडिटोरियल है ये बात करता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में। तो इंडिया की पोजीशन इस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर क्या है, इसको लेकर बहुत सारे कंसर्न्स दिखाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। एक सेकंड रुक जाओ, ये जो पॉइंट्स हैं यार ये ओपन नहीं हो पाते हैं, कभी कभी हो गए। तो इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 2 से रिलेट कर पाओगे। जीएस पेपर 2 के अंदर हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यहाँ से आप रिलेट कर पाओगे। कॉन्टेक्स्ट ये है, चर्चा मतलब किसी बात की हो रही है, चर्चा इस बात की हो रही है जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, इसका अभी यहाँ पर एक एडिशन हम लोगों ने देखा है, ये 20वां एडिशन है जिसको पब्लिश कर दिया गया है। ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 वाला रिपोर्ट आ चुका है। इसको पब्लिश किया है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर ने, ध्यान रखना। इसके अंदर टोटल 180 कंट्रीज़ की रैंकिंग तैयार की गई है। 180 में से यहाँ पर भारत की जो रैंक है वो 150 है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। नाउ ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखो, क्योंकि ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया है ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के दिन ही यहाँ पर लाया गया है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे क्या होता है? देखो, हर साल हम लोग यहाँ पर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे को भी यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं, लगभग 3 मई को, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस दिन की शुरुआत यहाँ पे वैसे तो यूनेस्को ने इसकी नींव रखी थी, बाकी यूनाइटेड जनरल असेंबली ने भी यहाँ पर इसको फिर बाद में ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था। इसका मेजर मकसद यह है कि हम लोग क्या कर सके, दुनिया भर में जो हमारा मीडिया है, खासकर जो हमारा प्रेस है, जो हमारा जर्नलिज्म है, उसको हम लोग फ्री बना सकें, उसको इंडिपेंडेंट बना सकें, ये हमारा मकसद होता है। बाकी इस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का जो साल 2022 का थीम है वो क्या है? वो है जर्नलिज्म अंडर द डिजिटल सीज। ठीक है, तो ये इसकी अब की बार का थीम है। थीम यहाँ पे डायरेक्टली वनडे एग्जामिनेशन पूछ लिया जाता है। नाउ अभी यहाँ पर जो 3 मई को हमने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ऑब्जर्व किया है, इसी दिन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी आ चुका है। अब ये जो इंडेक्स है ये बहुत लंबे समय पहले से हम लोग रेगुलर बेसिस पर ला रहे हैं। तो इस इंडेक्स को पब्लिश कर रहे हैं हम लोग हर साल 2002 से, और पब्लिश करने वाली बॉडी है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। ध्यान रखना, क्वेश्चन बन जाता है। नाउ यहाँ पे बोला गया है ये जो इंडेक्स है यहाँ पे पूरा का पूरा ये जो इस बॉडी के थ्रू तैयार किया जाता है, और ये बॉडी फ्रांस के अंदर आपको ये बेस्ड बॉडी देखने को मिल जाती है, प्लस एक इंडिपेंडेंट एनजीओ है ये यहाँ पर बताया गया।
और इस इंडेक्स का मेजर काम यह है, ये बता सके कि भाई कौन से देश में जो जर्नलिस्ट हैं वो यहाँ पर उनको फ्रीडम अवेलेबल है या नहीं है। देखो बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर ये देखने को मिलता है कि जो जर्नलिस्ट हैं उनके ऊपर काफ़ी सारी रोक, काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं, वो अपने ड्यूटीज़ को प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो ये इंडेक्स यहाँ पर उन कंट्रीज़ की रैंकिंग नीचे कर देगा, और जिन कंट्री के अंदर जो जर्नलिस्ट हैं वो बिल्कुल फ्री हैं, उनको फ्रीडम है अपने आप को बोलने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का, उनकी रैंकिंग ऊपर कर दी जाती है। तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये इस प्रकार से इंडेक्स को तैयार किया जाता है। नाउ दुनिया भर का अगर हम लोग सिनेरियो देखें तो किस प्रकार से कंट्रीज़ की रैंकिंग तैयार की गई है, तो साल 2022 के अंदर ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। साल 2022 के अंदर टॉप और वोस्ट परफॉर्मर की बात करें तो टॉप परफॉर्मर में नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, एस्टोनिया, फिनलैंड, तो 1 2 3 4 5 ये शुरू की 5 रैंक वाली कंट्रीज़ आपको ये देखने को मिलेंगी। इन्होंने टॉप पोजीशंस यहाँ पर होल्ड करी हैं। देन यानी मतलब कि जो जर्नलिस्ट वगैरह हैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, मतलब खुलकर अपने आप को वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। और नॉर्थ कोरिया यहाँ पर इसके पूरे बॉटम में है। नॉर्थ कोरिया के अंदर जर्नलिस्ट यहाँ पर रहे ही नहीं, मतलब कोई भी बात यहाँ से निकल कर नहीं आ सकती, जर्नलिस्ट यहाँ पर कुछ भी, इनफैक्ट यहाँ पर लोग ही अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो 180 में से जो सबसे बॉटम वाली रैंक है वो नॉर्थ कोरिया की है। रशिया की रैंक 155वीं रखी गई है, तो रशिया के अंदर भी यहाँ पर जर्नलिज्म वगैरह बिल्कुल फ्री नहीं है, ऐसा यहाँ पे बोला गया। अब बात करें भारत के नेबरहुड कंट्रीज़ के बारे में, अभी भारत के बारे में बात करूंगा। तो भारत की रैंक 150 है, वैसे तो आपको पता है, अभी मैं डिटेल से बात करूंगा। बट भारत के आसपास की कंट्रीज़ के बारे में चर्चा करें तो नेपाल आपको देखने को मिलेगा। नेपाल की रैंक इंप्रूव हुई है। नेपाल की जो रैंक है वो यहाँ पर 76 पोजीशन पर पहुँची है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेपाल की रैंक यहाँ पे क्लाइंब अप होकर 30 पॉइंट से ये 76 पोजीशन पर पहुँची है। प्लस उसके बाद जो ये इंडेक्स है, इस इंडेक्स के अंदर अगर हम लोग बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की रैंक 157 है, श्रीलंका की 146 है, बांग्लादेश की 162 है, और म्यांमार की 176 आपको देखने को मिल जाएगी। मतलब इन कंट्रीज़ के अंदर भी जो जर्नलिस्ट हैं उनके पास बिल्कुल भी फ्रीडम अवेलेबल नहीं है। चाइना की रैंक 175 रखी गई है। अब बात करें इंडिया के परफॉर्मेंस के बारे में, तो इंडिया की जो रैंक है वो लगातार गिरती जा रही है, ये बताया गया। इंडिया की रैंक साल 2022 के अंदर 180 में से 150 रखी गई है, ठीक है। और 2021 के अंदर ये 142 हुआ करती थी, तो 142 से गिरकर 150 पर हम लोग आ चुके हैं, ऐसा बताया गया। बताया ये जा रहा है कि साल 2016 से लगातार भारत के अंदर रैंकिंग ये गिरती जा रही है इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर में। और यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि हमारी जो रैंक है पहले 2016 में 133 हुआ करती थी, अब गिरते गिरते 150 पर हम लोग आ चुके हैं। अब इसके पीछे का कारण ये है, बोला ये जाता है कि भारत के अंदर जो जर्नलिस्ट हैं उनके अगेंस्ट में काफ़ी सारा वायलेंस देखने को मिलता है, सरकार उनके ऊपर काफ़ी सारा प्रेशर डालती है। प्लस यहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग कानून आपको देखने को मिल जाएंगे। मान लो यहाँ पर कोई भी जर्नलिस्ट है तो उसके ऊपर डिफेमेशन का केस, यानी कि डिफेमेशन के साथ साथ जो सेडिशन है, देशद्रोह के केसेस वगैरह लगा दिए जाते हैं, और उसके हिसाब से यहाँ पर उसको कस्टडी में ले लिया जाता है। तो जर्नलिस्ट यहाँ पर बिल्कुल भी फ्री नहीं है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, ऐसा यहाँ पर इस रिपोर्ट ने बताया है, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पर इसने बताया है कि इंडिया जो है वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस कंट्री है फॉर मीडिया पर्सन, यानी मीडिया वालों के लिए यहाँ पर एक डेंजरस कंट्री देखने को मिल जाती है, ऐसा यहाँ पर कहना है। फिर कश्मीर इशू के बारे में चर्चा की गई। कश्मीर की वजह से यहाँ पर कश्मीर के अंदर सबसे ज़्यादा टेंशन आपको देखने को मिल जाती है। वहाँ पे बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं जिनको हैरेस किया जाता है पुलिस के थ्रू, पैरामिलिट्रीज़ के थ्रू, ऐसा यहाँ पर बोला गया, ठीक है। तो इस रिपोर्ट ने ये सारी बातें मेंशन करी हैं, और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पे बोला कि जो भाई आज के टाइम पर ये फ्रीडम है जर्नलिस्ट के पास में, वो इंडिया के अंदर नहीं देखने को मिलती। इसी चक्कर में भारत की रैंक यहाँ पर काफ़ी डाउन कर दी गई है। प्लस ये फ्रीडम ऑफ प्रेस होता क्या है, मतलब ये जो प्रेस के पास में फ्रीडम है, जर्नलिज्म के पास में फ्रीडम है, क्या कौन सा फ्रीडम है? ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में चर्चा कर रहा है, मतलब अपने आप को बोलने का हक है। आपको पता होगा आर्टिकल 19 बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में, कि हमारा एक फंडामेंटल राइट है, हम सभी लोगों के पास में हक है कि हम लोग यहाँ पर खुलकर बोल सकें, सभी सिटीजन्स के पास में ये राइट है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है ये पूरी तरह से सबको मिलता भी नहीं है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 19 के बारे में, इसके बारे में चर्चा की गई है। तो मतलब आपका क्वेश्चन होगा, तो मतलब हम कुछ भी बोल सकते हैं, है ना, अपने आप को एक्सप्रेस तो करना है, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आर्टिकल 19 आपको एब्सोल्यूट पावर नहीं देता है। आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे मैटर्स होते हैं जो कि एक तरीके से बहुत ज़्यादा कंसर्नफुल होते हैं, यानी कि आप अगर खुलकर बोल सकते हो, आपके पास ये हक है, तो आपको ध्यान भी रखना है कि आपको इंडिया की सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी के अगेंस्ट में नहीं बोलना है। प्लस यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं बोलना है कि किसी दूसरे कंट्री के साथ में हमारे जो रिलेशंस है वो ख़राब हो जाए या पब्लिक ऑर्डर ख़राब हो जाए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही आपको कुछ बोलना है। अगर आप लोग इन चीज़ों को ध्यान नहीं रखते हुए बोलते हो तो अगेन यहाँ पर आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। तो ये इस आर्टिकल के अंदर है।
बाकी उसके बाद एक आर्टिकल, एक नेक्स्ट एडिटोरियल आपको ये देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बात की गई है स्टेटस ऑफ जीएसटी कंपनसेशन ड्यूज़ के बारे में। बहुत सिंपल से मैं आप लोग को इसके कुछ मेजर पॉइंट्स है वो डायरेक्टली मैं आपको समझा दूंगा। डायरेक्टली क्या समझा दूंगा, यहाँ पे चर्चा की गई है। पहले हम लोग इसका एक कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं। कॉन्टेक्स्ट ये है कि पिछले सप्ताह की बात है, आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया भी था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने क्या हुआ, इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि बहुत सारे नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं, कुछ ऐसे राज्य जहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है, लेकिन वो राज्य कहीं ना कहीं फ्यूल प्रोडक्ट्स के ऊपर या दूसरे प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स को कट नहीं कर रहे हैं। मतलब कि इनका कहना ये था कि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर बीजेपी की सरकार है, उन्होंने यहाँ पर टैक्स को कट किया है, टैक्स कट करा है, उसके बाद अपना जो रेवेन्यू वगैरह वो कम किया है ताकि लोगों के पास में रिलीफ पहुंचे। लेकिन बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, कोई दूसरे गवर्नमेंट आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन वो टैक्स को कट नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं हमारा रेवेन्यू कम हो जाएगा, हम लोग टैक्स को कट नहीं करेंगे। तो ये कंसर्न देखने को मिल जाता है। अब क्या हुआ, जिन भी स्टेट्स ने टैक्स कट नहीं किया है, उन राज्य का कहना यह है कि भाई हमारे पास पहले से पैसा नहीं है और आप अगर हमें कंपनसेशन दो अपना जीएसटी वाला तो हम यहाँ पे दे पाएँ। तो इसको समझना है कंपनसेशन क्या है। देखो, इस कंपनसेशन को समझने के लिए आपको मैं बहुत सिंपल से डायरेक्टली यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर लेकर चलूँगा। सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान होगा, जो ये जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको कब लाया गया था? इसको लाया गया था 1 जुलाई 2017 में। अब होता क्या है यहाँ पर, जब जीएसटी को लेकर आ रहे थे और जीएसटी आया भी, ठीक है, हमने क्या किया, बहुत सारे टैक्स को मर्ज करके एक सिंगल टैक्स में कर दिया कन्वर्ट। इसको हम लोग बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लेकर आए थे 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 के तहत, ये भी आपको पता होगा। नाउ इस जीएसटी कंपनसेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर मेंशन किया गया कि जो जीएसटी है ये बेसिकली यहाँ पर क्या करेगा, हमारे रेवेन्यू वगैरह जनरेट करके देगा और प्लस ये जो टैक्स है जनरेट करके देगा पैसा। ऑब्वियस सी बात है, सरकार को टैक्स यहाँ पे मिलेगा तो सरकार का पैसा जनरेट हो रहा है। लेकिन ध्यान रखना है, ये जो टैक्स हम लेकर आ रहे थे जीएसटी वाला, ये टैक्स ऑन कंजम्पशन है, नॉट मैन्युफैक्चरिंग। मतलब मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ये टैक्स नहीं लगाया जा रहा है, ये टैक्स लगाया जा रहा है कंजम्पशन के ऊपर। आप यहाँ पे कोई सामान परचेज कर रहे हो, उसको कंज्यूम कर रहे हो तो उसके लिए टैक्स पे कर रहे हो, या फिर कोई सामान बना रहे हो उसके लिए टैक्स पे नहीं कर रहे हो, जब आप कंज्यूम कर रहे हो तो उसके लिए टैक्स पे कर रहे हो। तो जीएसटी को हम लोग टैक्स ऑन कंजम्पशन बोलते हैं। अब हुआ क्या, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स थे, ठीक है। अब क्या हुआ, जहाँ पे बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग होती थी तो बहुत सारे राज्य इसके अगेंस्ट में खड़े हो गए, ठीक है। अब बहुत सारे राज्य अगेंस्ट में खड़े हो गए तो मतलब क्योंकि उनके पास में टैक्स नहीं आएगा, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो वो टैक्स ले रहे थे क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी तो वहाँ से टैक्स वगैरह कम आ रहे थे, तो जो राज्य सरकार है उनके पास में पैसा वगैरह आ रहा था पहले। तो जब इस जीएसटी को लेकर आया गया तो उस समय पर बहुत सारे जो स्टेट्स हैं, बहुत सारे राज्य सरकार हैं, वो यहाँ पर तैयार नहीं हुई, वो यहाँ पे साथ में नहीं थे हमारे केंद्र सरकार के। उन्होंने बोला नहीं, हम लोग यहाँ पर इसको लागू नहीं करेंगे। लेकिन क्या हुआ, तब इन राज्यों को मनाया गया था, तब ये कुछ स्टेट्स जिनको मनाया गया था और इनसे हमारी केंद्र सरकार ने ये बोला कि आप लोग अभी जीएसटी को हमें लागू करने दो, हमारा साथ दो, इसके अंदर हम लोग आपको कंपनसेशन देते रहेंगे, ठीक है, करोड़ों रुपए में कंपनसेशन देंगे। उसमें आपकी 14% की ग्रोथ भी यहाँ पर देखी जाएगी, 14% की ग्रोथ से आपको कंपनसेशन दे दिया जाएगा, ठीक है। आपको नुकसान नहीं होगा, भले ही जो भी नुकसान होगा, जो ये आपका टैक्स नहीं मिल पाएगा, वो जो नुकसान होगा उन सब की भरपाई यहाँ पर एक कंपनसेशन से हो जाएगी, ये यहाँ पर बोला गया था, ठीक है। तो ये यहाँ पर जीएसटी कंपनसेशन का ये इस मामले से मतलब ये सेटअप हुआ। बोला ये जा रहा था क्योंकि मैंने आपको बताया कि 2017 में हम जीएसटी को लेकर आए थे। अब 2017 में लेकर आए तो 2017 में ये बोला गया था कि भाई हम आपको कंपनसेशन देंगे आने वाले 5 साल तक, मतलब 2022 तक आपको कंपनसेशन दिया जाएगा और आपको कोई लॉस नहीं होने दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पर स्टेट से बोल दिया गया था। तो स्टेट ने बोला ठीक है, चलो आप ऐसा कर रहे हो तो कंपनसेशन मिलना चाहिए, चलो फिर लागू कर दो जीएसटी लागू हो गया। अब ये कंपनसेशन पहले 2017, 18, 19 ये 3 साल आराम से चलता रहा, प्रॉपर चलता रहा, राज्य सरकारों को अपना पैसा मिल रहा था। लेकिन 2020 में यहाँ पर आ जाता है कोविड के एंट्री के बाद में हालात जो है हो जाते हैं बदतर। अब यहाँ पे सरकार खुद जीएसटी से पैसा नहीं कमा पा रही है, उनके पास खुद टैक्स नहीं आ पा रहा है, तो वो यहाँ पर राज्य सरकार को कैसे पैसा दें। तो क्या हुआ, अब ये जो कंपनसेशन है इसके अंदर बार बार डिले होने लगा। अब राज्य सरकारों के पास में प्रॉपर ये कंपनसेशन पहुंच नहीं पा रहा था और आज के टाइम पर यही कंपनसेशन बहुत सारा पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो यही यहाँ पर बोला गया कि भाई वो जो कंपनसेशन है वो हमें दो, पहले हमारे पास जो रेवेन्यू वो जनरेट हो उसके बाद टैक्स कट करें, ठीक है। तो यही यहाँ पर काफ़ी सारे स्टेट्स ने बोला है ऐसे कैसे टैक्स कट कर दें क्योंकि हमारे पास पहले से पैसा नहीं है, अब थोड़ा सा पैसा आएगा तभी तो कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 2022 तो भाई आ ही गया, 2022 तो चल ही रहा है, तो
सारा टैक्स का जो कंपनसेशन वो तो आपको यार पे कर देना चाहिए था, तो ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि देखो 2017, 18, 19 तो मामला सही चला, 2020, 2021 के अंदर यहाँ पे मामला बहुत बेकार हो चुका था। तो सरकार ने प्रॉपरली कंपनसेशन नहीं दे पाया है, किसको? राज्य सरकार को। तो यहाँ पे ये डेडलाइन बढ़ा दी है। अब यहाँ पे बोला कि 2025-26 तक, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 2025-26 तक यहाँ पर हम लोग एक कंपनसेशन पे करेंगे, सारा पैसा देंगे। यहाँ पे अभी तक कितना पैसा दे दिया गया है, तो आप देख पाओगे जुलाई 2017 से जो ये जीएसटी है, इसने अभी तक 7.35 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर रिलीज़ कर दिए हैं एज अ जीएसटी कंपनसेशन। तो मतलब राज्य सरकारों को इतना पैसा दे दिया गया है, 7.35 लाख करोड़। ये अलग अलग सालों के अंदर अलग अलग बेसिस पर पैसा दिया गया। लेकिन कोविड-19 की वजह से हालात जो है बहुत ख़राब हो गए थे, मैंने आपको बताया। तब भी हमने कुछ ना कुछ पैसा दिया है। और तब भारत सरकार ने कैसे पैसा दिया? तब सेंटर ने उधार लिया था 1.1 लाख करोड़। मार्केट से ये पैसा बोरो किया था, स्पेशल बोरोइंग यहाँ पर की गई थी, ये पैसा उठाया था उधार में। फिर उसके बाद फिर से यहाँ पर पैसा उठाया उधार में, बार बार उधार में उठा के यहाँ पर इन कोरोना वाले साल के अंदर ये पैसा उठाकर हमने उधार में ये दिया है स्टेट्स को। अभी बहुत सारा पैसा और भी बाकी है जो कि इनको देना है। तो उसके लिए 2025-26 तक का यहाँ पे टारगेट रखा गया है। हम लोग इतने टाइम तक ये सारा कंपनसेशन पे कर देंगे, ये राज्यों को पैसा पहुँचा देंगे। क्लियर हुआ? तो ये था हमारा जीएसटी कंपनसेशन ड्यूज़ का स्टेटस। आई होप आप लोग समझ गए होंगे जीएसटी कंपनसेशन वाला मुद्दा क्या देखने को मिलता है। क्लियर हुआ? बाकी जीएसटी को लेकर तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता ही है, जो भी यहाँ पर बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है वो मैंने आपके साथ काफ़ी बार डिस्कस कर रखी है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात करें तो जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 के थ्रू। आपको ध्यान होगा जीएसटी को हम लोग जब लेकर आए थे तो वन नेशन वन टैक्स के स्लोगन के थ्रू यहाँ पर लेकर आए थे। इसने बहुत सारे टैक्स को ख़त्म कर दिया था, जो पहले बहुत सारे मल्टीपल टैक्स लगा करते थे उन सबको ख़त्म कर कर एक लौता टैक्स यहाँ पर लगाया जाएगा जीएसटी, इस प्रकार से इसको लाया गया था। इसके अंदर यहाँ पर CGST, SGST और IGST 3 जीएसटी टैक्स यहाँ पर लेकर आए गए हैं। प्लस 4 सिस्टम यहाँ पर लगाए गए हैं, जैसे कि जो टैक्स है ये 5%, 12%, 18% और 28% के अंदर लिया जाता है। मतलब कि मान लो कोई सस्ता सामान है तो ठीक है, तो उसके ऊपर 5% टैक्स लगेगा। कोई लग्जरी प्रोडक्ट है, बहुत महंगा प्रोडक्ट है, तो उस पर 28% जीएसटी चार्ज करेगी सरकार। तो ये इस प्रकार से हम लोग जीएसटी को लेकर आए थे। आई होप आपको एक एक सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। क्लियर हुआ? तो ये थे हमारे आज का ट्यूटोरियल। अब फटाफट हम लोग चलते हैं अपने आर्टिकल, जो खासकर जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन था उसके ऊपर, कि उस क्वेश्चन के अंदर क्या यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, तो यूपीएससी 2016 का यहाँ पर एक क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ INS अस्त्रधारिणी, जो कि हमने देखा है न्यूज़ में चर्चा में था रिसेंटली। तो इसका करेक्ट आंसर आपको आंसर सी देखने को मिल जाएगा। आंसर सी मतलब ये एक टॉर्पीडो लॉन्च रिकवरी वेसल है। तो INS अस्त्रधारिणी एक इंडिजीनियस डिज़ाइन और बिल्ड टॉर्पीडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल है, जिसको बनाया गया था सॉफ्ट शिपयार्ड के थ्रू इंडियन नेवी के लिए। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रख सकते हो। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। उससे पहले बता दूं, कल आपको पता होगा, कल हमने थंबनेल लगाया था कि भाई यहाँ पर जो टाटा है उसने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल अविनिया को लॉन्च कर दिया है। तो वो थंबनेल मैं डिस्कस करना भूल गया था। कोई बात नहीं, आज वीडियो लंबा हो चुका है, मैं बाद में डिस्कस कर दूंगा। बट यहाँ पे उसमें कुछ नहीं है कि अभी देखो पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल है टाटा के थ्रू ये लॉन्च कर दिया गया, जिसका नाम है अविन्या। और पावर उसके अंदर इतनी है कि वो 500 किलोमीटर तक की उसकी रेंज है। एक बार बैटरी चार्ज करो 500 किलोमीटर तक उस गाड़ी को आप लोग लेकर जा सकते हो। तो ये उसकी पावर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग ये इलेक्ट्रिक व्हीकल देखने को मिलेगा, जो कि डेफिनेटली टक्कर देगा टेस्ला को। ऐसा यहाँ पर हमारे पास इन्फॉर्मेशन मिलता है। नाउ इसके साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।